वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर जीएस पेपर 4। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रस्ट के बारे में। ट्रस्ट कैसे एस्टेब्लिश किया जा सकता है। उसके 3 पार्ट्स थे: ऑनेस्टी, प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म, एज वेल एज फिडेलिटी। तो हमने ऑनेस्टी में देखा है प्रीवियस लेक्चर में, ऑनेस्टी का मतलब बस ये नहीं कि हम झूठ ना बोलें। ऑनेस्टी इससे भी कुछ ज्यादा है, जैसे हम आधा सच ना बोलें, जिसका एग्जांपल हमने किसमें देखा था? युधिष्ठिर के केस में। और ऑनेस्टी का मीनिंग क्या है? जब कुछ भी अनएथिकल हो रहा हो तो हम एथिकल रिस्पॉन्स करें, हम एथिकली रिस्पॉन्स करें। तो ये बात है एथिकल रिस्पॉन्स की, ना कि मोरल म्यूटनेस की। ये है ऑनेस्टी। हमने कुछ एक्ट्स देखे, कैसे करप्शन हमें ऑनेस्टी से दूर ले जाता है। हमने कुछ बिहेवियर्स देखे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमें ऑनेस्ट होने से रोकते हैं। और हमने देखा ऑनेस्ट होना टफ है, जबकि डिसऑनेस्ट होना बड़ा इजी है। आज हम बात करेंगे ट्रस्ट का जो सेकंड पार्ट है, प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म। तो याद रखिए, हम पढ़ रहे हैं ट्रस्ट, और ट्रस्ट में जो 3 पार्ट्स थे, ऑनेस्टी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म, उसमें हम आज बात करेंगे नॉन वायलेंस पर। तो कुछ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म में क्या बस वही प्रिंसिपल्स हैं जिसमें हम फिजिकल हार्म से बचें? मींस हम किसी को मारे ना, बस यहां तक लिमिटेड है एथिक्स, या कुछ इससे भी ज्यादा? गांधी क्या कह रहे हैं इस पर, ये देखेंगे। बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स क्या कह रहे हैं इस पर, ये देखेंगे। हम इसी टॉपिक में देखेंगे कैसे रिलीजन और एथिक्स कन्वर्ज करते हैं। एडिसन साहब कह रहे हैं नॉन वायलेंस लीड्स टू हाईएस्ट एथिक्स। तो एडिसन साहब के लिए नॉन वायलेंस ही हाईएस्ट एथिक्स है, विच इज द गोल ऑफ ऑल एवोल्यूशन। तो हम जो भी टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन कर रहे हैं, हम जो भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो किस लिए? हम सोसाइटी को पीसफुल बनाना चाह रहे हैं, हम सोसाइटी से नॉन वायलेंस हटाना चाह रहे हैं। मींस हम सोसाइटी में ट्रस्ट स्टैब्लिश करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो जो भी सोसाइटी इवोल्यूशन की फेज में जा रही है, वो किस लिए? क्योंकि ट्रस्ट स्टैब्लिश हो, नॉन वायलेंस आए सोसाइटी में, ना कि वायलेंट बने सोसाइटी। अंटिल वी स्टॉप हार्मिंग ऑल अदर बीइंग्स वी आर स्टिल सेवेजेस। तो अगर हम ये ना रोकें, मींस हम वायलेंस को कम ना करें, हम नॉन वायलेंस की तरफ ना बढ़ें, तो समझ जाइए हम उन्हीं जंगली जानवरों के जैसे हैं, या वो आदि मानव की तरीके से हैं जो जंगलों में रहा करते थे। प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म रिक्वायर्स अस टू अवॉइड हार्मिंग अदर्स इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज। देखिए, डायरेक्ट भी किसी को हार्म नहीं करना है और इनडायरेक्ट भी हार्म नहीं करना है। तो डायरेक्ट का तो समझ में आता है कि किसी के ऊपर हाथ नहीं चलाना, किसी को मारना नहीं, ये तो डायरेक्ट का समझ में आता है। इनडायरेक्ट आप क्या समझ रहे हैं, देखते हैं। डूइंग नो हार्म, अवॉइडिंग डूइंग थिंग्स एक्सीडेंटली। इंटेंशन मिस है उसमें, लेकिन हो जा रहा है हार्म। कैसे? इफ टी गेट्स स्पिल्ड ओवर योर फ्रेंड्स शर्ट बाय यू ड्यूरिंग अ डिस्कशन बट इट वाज नॉट थ्रोन इंटेंशनली, तो ये एक्सीडेंटली कुछ हो गया। तो इसमें अनएथिकल एक्ट जैसा कुछ नहीं दिख रहा, या कम दिख रहा है। लेकिन रेकलेसली आप किसी को हार्म कर रहे हैं, जैसे इंडेंजरिंग अदर्स लाइफ। एग्जाम्पल, इन अ वेडिंग अ जेंटलमैन टुक आउट हिज लाइसेंस्ड गन, फायर्ड इन द एयर, जिसे कहते हैं हर्ष फायरिंग। तो आपने अपनी गन निकाली और खुशी में फायर कर रहे हैं। आल्दो आपका मन नहीं है किसी को हार्म करने के लिए, लेकिन वहां पर आप हार्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप केयरलेस हैं, रैकलेस हैं, दूसरे की चिंता नहीं कर रहे हैं। इस केस में आप अनएथिकली साउंड हो रहे हैं और आपका एक्ट अनएथिकल एक्ट है। और उसमें होता क्या है? वन ऑफ द बुलेट्स एक्सीडेंटली हिट द आयरन शीट एंड हिट वन ऑफ द पीपल ऑन शोल्डर। तो किसी के कंधे में वो गोली लगती है, किसी की जान चली जाती है। ऐसा आपने कहां देखा? मैंने ये न्यूज देखी, विदाई के जश्न में एसपी की ठाए ठाए। तो एसपी साहब अपनी रिवॉल्वर निकालते हैं, और क्योंकि इनका ट्रांसफर हो रहा है तो विदाई के जश्न में मार रहे हैं। तो बाई चांस ये अगर जो ठाए ठाए हैं किसी को लग जाए, किसी के कंधे में लग जाए, किसी की जान चली जाए, तो क्या एसपी साहब एथिकली साउंड पर्सन होंगे? शायद नहीं। तो हम लोगों को एथिक्स इसीलिए पढ़ाई जाती है कि जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं तो इन एक्टिविटीज से बचा जाए। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन देखा था, व्हाट इज द रोल ऑफ एथिक्स
इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और व्हाट इज द रोल ऑफ एथिक्स इन द लाइफ ऑफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये उसका आंसर है। वेदर वी कैन पनिश सच पर्सन, तो इसको पनिश किया जाए या इसको पनिश किया जाए। तो आपको पता है ये एक्सीडेंटली हुआ, इसमें पनिशमेंट की बात नहीं है, या प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट पे जाया जाएगा। यहां पर भी प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट में जाया जाएगा, लेकिन ये थोड़ा हार्श पनिशमेंट होगा। यस, रेकलेसली इंडेंजरिंग अदर्स लाइफ इज पनिशेबल ऑफेंस, तो ये तो पनिशेबल ऑफेंस है। तो एसपी साहब अगर किसी की जिंदगी यहां खतरे में डाल देते तो शायद खुद जेल में होते। तो यहां पर एक कोट है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एसपी साहब को अगर लाइसेंस मिल गया है या रिवॉल्वर दे दी गई है सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको इररिस्पॉन्सिबल वे से यूज करें। तो पावर के साथ मिलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को एथिक्स में ये पता लगता है, जब भी पावर आ जाए तो एक बार आप कॉशियस हो जाएं, सावधान हो जाएं, और पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? फॉर पब्लिक वेलफेयर ओनली। तो पावर को यूज करना है फॉर पब्लिक वेलफेयर। अब देखते हैं क्या रिलीजन में लिखा है नॉन वायलेंस के बारे में, या प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म के बारे में। पंचशील, पंचशील बुद्धिस्ट कोड ऑफ मोरलिटी। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी में मोरलिटी के 5 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जिसमें नो हार्म के बारे में बताया गया है। अब नो हार्म कहां तक है देखते हैं। टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग और फिजिकली हार्मिंग, जो एसपी साहब की ठाई ठाई थी यहां पे आ जाएगी। इस बात से बचना है। टू एब्सटेन फ्रॉम टेकिंग व्हाट इज नॉट गिवन, जो आपको नहीं दिया किसी ने वो नहीं लेना है, मींस अपने हक का लेना है, दूसरे का हक का नहीं रख लेना है। नॉट स्टीलिंग और कमिटिंग फ्रॉड, इन अदर वर्ड्स इकोनॉमिक हार्म, एग्जाम्पल बैंकिंग स्कैम्स। तो जनता आपको रुपया दे गई है, आप बस बैंक मैनेजर बनाए गए हैं, आपका हक नहीं बनता जनता के मनी को यूज करना फॉर पर्सनल गेन। आप अगर एक रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री करने के लिए बने हुए हैं, मींस आप रजिस्ट्रार बनाए गए हैं कि जनता आए और रजिस्ट्री आप करें, उसमें जो लीगल लूप होल्स हैं उसको देखें, बजाय कि आप वो करने के आप क्या कर रहे हैं, आप एक अपनी फीस चार्ज करे दे रहे हैं। रजिस्ट्री कॉस्ट का 1% आप हमें दीजिए और आसानी से ले जाइए। तो ये क्या है? तो ये ज्यादा लेना, जो आपके लिए नहीं है वो भी ले लेना। तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म में आ रहा है एज पर बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स। टू एब्सटेन फ्रॉम स्पीकिंग फॉल्सहुड, गलत बोलना, झूठ बोलना, तो ये वर्बल हार्म में आ जाता है। अगर आप झूठ भी बोल रहे हैं फिर भी आप सामने वालों को हार्म कर रहे हैं। अभी हम ट्रुथफुलनेस पर बहुत चर्चा करेंगे। ट्रुथफुलनेस क्या होता है? ट्रुथफुलनेस और ट्रुथ में कैसे ट्रस्ट है, या ट्रस्ट कैसे ट्रुथ पर डिपेंडेंट है, इस पर भी बहुत बात करेंगे। टू एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट, ये हार्म इन रिलेशनशिप की बात है। बी ऑनेस्ट और फेथफुल टू योर पार्टनर एंड डोंट कमिट एडल्ट्री। तो ये 4 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। 5वां क्या है? टू एब्सटेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स, नशा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? उससे आप खुद को हार्म कर रहे हैं, सेल्फ हार्म। तो इसमें फिजिकल हार्मिंग की बात है, फ्रॉड की बात है, वर्बल हार्म की बात है, हार्मफुल रिलेशनशिप की बात है, या सेल्फ हार्म की बात है। देखिए हार्म पर हमने कितना डिस्कस कर लिया। तो इंटॉक्सिकेंट वाला क्या है? डू नॉट हार्म योर बॉडी बाय योरसेल्फ। गांधीयन कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म। तो गांधी भी इन्हीं कुछ प्रिंसिपल्स पर अपनी बात रखते थे। बुद्धिस्ट और जो जैनिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको गांधी बहुत मानते थे, पर्टिकुलरली जैनिज्म पर बहुत विश्वास करते थे। कौन? महात्मा गांधी। गांधी डिफाइंड नॉन वायलेंस एज रिफ्रेनिंग फ्रॉम कॉजिंग पेन टू और किलिंग एनी लाइफ आउट ऑफ एंगर और फॉर ए सेल्फिश पर्पस और विद इंटेंशन ऑफ इंजरिंग इट। मीन्स ये सब बात है गांधी के नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल की। और क्या बोल रहे हैं गांधी? नॉन वायलेंस इन थॉट एंड एक्शन। तो एक्शन का तो समझ में आता है यहाँ पे। नॉन वायलेंस इन थॉट का क्या मीनिंग है? मीन्स वायलेंट ना होइए अपने विचारों में, मीन्स दूसरे को आप हार्म ना करें अपनी आइडिया से, अपने विचारों से, अपने सोच से। देखते हैं वो क्या बात है। ये एक मिनिस्टर साहब हैं, इनका आप ये स्टेटमेंट पढ़िए। When there was Kamini Chauhan, I thought no woman can match her beauty. But when the present DM took over, I realized
सी इज मोर ब्यूटीफुल। इस स्टेटमेंट पर पॉलिटिकल डिबेट छिड़ी रही थी। आल्दो ये एसपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, प्रीवियस गवर्नमेंट जो यूपी में थी। अब देखिए, जब ये इस प्रकार से बोल रहे हैं एक फीमेल डीएम के लिए, तो वायलेंस कहाँ समझ में आ रहा है, हार्म कहाँ समझ में आ रहा है? इनके थॉट्स में। ये अपने थॉट्स से ही हार्म कर रहे हैं सामने वाले डीएम। तो ऐसे थॉट भी नहीं रखने हैं, आपको ऐसे विचार भी प्रस्तुत नहीं करने हैं जो दूसरे के पीस ऑफ माइंड को डिस्टॉर्ट करें। ऐसे ही आपने आजम खान जी का नाम सुना होगा, उन्होंने जयाप्रदा जी पर क्या बोला वो सब जानते हैं, टीवी पर बहुत चला। ए लेजिस्लेटर पास्ड अ सेक्सिस्ट रिमार्क, मींस उनके जेंडर बेस्ड रिमार्क जो आप कर रहे हैं ऑन मिस जयाप्रदा ड्यू टू हर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो इनके आउटफिट्स पर और इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आजम खान ने इक्वेट किया और उसको जेंडर से जोड़ा। तो ऐसे कुछ रिमार्क्स क्या है, वायलेंस इन थॉट्स दिखा रहे हैं, वो सोच दिखा रहे हैं किसकी, आजम खान की। इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ वायलेंस थ्रू थॉट्स। इस बात को मना कर रहे हैं गांधी जी। गांधी कह रहे हैं आप ऐसे भी ना होइए, और कैसे ना होइए, आजम खान जैसे ना होइए। तो उनका कंसेप्ट जो स्वराज का है वो क्या है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल रेगुलेशंस। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाएं, आप नॉन वायलेंस इन थॉट और एक्शन दिखाएं, तो क्या आपको एक्सटर्नल पुलिसिंग की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल लॉज की जरूरत पड़ेगी रेगुलेट होने के लिए? नहीं, आप खुद से ही रेगुलेटेड हैं। और पूरा समाज ऐसा हो जाए तो क्या समाज में एक्सटर्नल अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी? शायद नहीं। तो जब नॉन वायलेंस आ जाएगी समाज में, तो ये जो भी सरकारें हैं, जो भी पुलिस है, ये सब गायब हो जाएगी। ये कहना है गांधी का, ये कहना है गांधीयन कंसेप्ट ऑफ स्वराज का। मोरल्स सो स्ट्रॉन्ग दैट नो नीड ऑफ एक्सटर्नल रेगुलेशन। तो जब ये हो जाएगा तो ये अपने आप गायब हो जाएगा। मीन्स इसको होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राजा राम पांडे जैसे मिनिस्टर्स को अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा, अपने विचार शांत रखने पड़ेंगे। आजम खान जैसे पॉलिटिकल लोगों को शांत रहना पड़ेगा, फिर से सही से सोचना पड़ेगा और सही से बोलना पड़ेगा। ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म। तो हम ये किस टॉपिक के अंडर पढ़ रहे हैं, ये है ट्रस्ट। अब तीसरा पार्ट क्या है ट्रस्ट का, फिडेलिटी। फिडेलिटी का मीनिंग क्या है हिंदी, निष्ठा या कहें वफादारी। और इसका मीनिंग क्या हो सकता है, लॉयल्टी। तो लॉयल्टी का मीनिंग क्या है, लॉयल्टी मतलब ऐसी जो कुछ राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति दिखाई जब 1857 की गदर हुई, या पहला नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ, या वफादारी वो जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने दिखाई इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए। किस वफादारी की यहां पर बात हो रही है, शायद इस वफादारी की। आल्दो इसको बगावत लिख दिया जाता है और ब्रिटिश स्कॉलर इसको वफादारी कह देते हैं। तो हम जो वफादारी की बात कर रहे हैं, हम वो इस वफादारी की बात कर रहे हैं जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने दिखाई इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रति। यू शुड फुलफिल योर कमिटमेंट। तो वफादारी किसकी, किससे वफा करना है, पब्लिक से। पब्लिक से जो बोल दिया वो आपको निभाना है, जो कमिट कर दिया वो फिर एक्ट में दिखाइए। दैट इज जो भी एग्रीमेंट्स किए, प्रोमिसेस की, ओथ्स ली, वो आपके एक्शन में दिखें, टाइम बाउंड तरीके से चीजें हो जाएं। तो वो ही है फिडेलिटी। तो ये जब हो जाएगा तो आप देखिए क्या बढ़ेगा, ट्रस्ट। यू शुड एक्ट फेथफुली इन रिलेशनशिप, बी फेथफुल टू योर फ्रेंड, बी ए फेथफुल सिविल सर्वेंट। तो अपने जैसे आप फ्रेंड से फेथफुल होते हैं, वैसे ही एक सिविल सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट किससे फेथफुल हो जाए, पब्लिक पर। मींस पब्लिक उस पर विश्वास जताए, तो विश्वास जताएगी तो क्या होगा, ट्रस्ट। तो आपको ऐसे एक्ट करना है कि फेथफुलनेस इंक्रीज हो। कन्फ्यूशियस क्या बोल रहे हैं, होल्ड फेथफुलनेस एंड सिंसियरिटी एज फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स बता रहे हैं इसको। एग्जाम्पल, बी फेथफुल, बी सिंसियर इन योर रिलेशनशिप लाइक सन, डॉटर, सिविल सर्वेंट एंड योर डेली वर्क। तो जो भी है आप सिंसियरिटी के साथ करें, फेथफुलनेस के साथ करें, कमिटमेंट को निभाएं, फेथफुल रहें, यही है फिडेलिटी। और क्या होता है, अगर आप ओवर प्रॉमिस कर दें, मान लिया आपने बहुत लॉफ्टी गोल्स बना दिए, ओवर प्रॉमिस कर दिया, तो वहां पर रहेगी अंडर डिलीवरी। तो जहां अंडर डिलीवरी रही वहां पर क्या आएगा, लॉस ऑफ ट्रस्ट। तो फिडेलिटी यहां पर गायब हो जाती है। जहां पर आप अंडर डिलीवरी दिखेगी, जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी, फिडेलिटी गायब हो जाएगी, और आप भी वफादार नहीं दिखेंगे किसके प्रति, जनता के प्रति। इसलिए क्या गायब हो जाएगा, ट्रस्ट।
तो जब आप ओवर प्रॉमिस कर देते हैं, ओवर कमिटमेंट कर देते हैं, तो आपको वहां पर ट्रस्ट गायब होने की बात समझ में आती है। इसलिए ऐसे पब्लिक ऑफिशियल करें क्या, अंडर प्रॉमिस करें, प्रॉमिस थोड़ा कम करें, जितना आप कर सकते हैं उससे थोड़ा ही बताएं, उससे थोड़ा कम बताएं, लेकिन जब एक्शन में जाएं तो डिलीवरी ओवर कर दें। तो इस एक्ट से क्या बढ़ेगा, ट्रस्ट। तो ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर, ये कौन बोल रहा है, कांग्रेस एट प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो ये पॉलिटिकल डिबेट्स में भी चलता रहता है, ओवर डिलीवरी, अंडर डिलीवरी, ये सब, और ये सब ट्रस्ट बिल्डिंग की बातें हैं। तो ये जो तीनों प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं ऊपर, ये इंपॉर्टेंट बेस हैं किसका, ट्रस्ट का। अब एक और वर्ड है लॉफुलनेस, इसका मीनिंग क्या होता है। हम जैसे कभी कभार कहते हैं वो तो बहुत नियम कायदे वाले व्यक्ति हैं, बहुत नियम कायदे फॉलो करते हैं। तो नियमों को मानना और नियमों को फॉलो करना आप तभी कर पाएंगे जब आप नियमों के बारे में जानते होंगे। तो पहले लॉज को जानना, फिर उसको अप्लाई करना, ये है लॉफुलनेस। अब वो लॉज कैसे हैं, इट इज ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू नो अबाउट द फॉलोइंग। तो पहले तो जाने, यहां पर क्या है, जानना। क्या जानना, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जाने या ना जाने, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाने, डीपीएसपी के बारे में जाने, और किसके बारे में जाने, एफडीज या फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जाने। ये तीनों पार्ट्स तो आपको आते ही हों। और क्या जाने, जो कॉमन लेजिस्लेटिव लॉज हैं उनके बारे में जाने, जिस पर रिसेंट में कुछ चर्चा चल रही हो उनके बारे में थ्रू मैगजीन्स, थ्रू न्यूज़पेपर्स आप पढ़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लॉफुल व्यक्ति हैं। जैसे जब फॉर्म लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था, तो आप लॉफुलनेस तब दिखाएंगे जब आप इन लॉज के बारे में कुछ भी जानने का प्रयास करें। और क्या जाने, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, जो आपकी दिन प्रतिदिन जिंदगी में काम आने वाले लॉज हैं उनको जाने। जैसे इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी एक्ट, कितने लोग जमा हो सकते हैं, कौन लगाता है, कब हटती है, मेरे जिले में लगी है, मेरे तहसील में क्या एक धारा 144 लगी है, इसके बारे में जानें। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अब ये बीएनएसएस के किस सेक्शन में आती है। और क्या है लॉफुलनेस, बेसिक डिसीजंस और डॉक्ट्रिन प्रोपेगेटेड बाय जुडिशरी। तो जो जुडिशियल इनोवेशन होते हैं उसके बारे में जाने, जुडिशरी क्या बोल रही है उसके बारे में जाने, राइट टू लाइफ पर जुडिशरी का क्या कहना है, राइट टू फ्रीडम पर जुडिशरी का क्या कहना है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, मिनिमम बेयर मिनिमम तो हमें पता होना चाहिए अपने लॉज के बारे में। थॉमस जेफरसन, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ सिटीजन इज टू ओबे द जस्ट लॉज ऑफ हिज कंट्री। अब देखिए, अगर यहाँ पे बस अकेला लॉज होता तो गड़बड़ हो जाता। लॉज कौन से ओबे करने हैं, जो जस्ट हों। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट इज टू इनेक्ट जस्ट लॉज। तो गवर्नमेंट की भी ड्यूटी क्या है, वो जस्ट लॉ बनाए, और सिटीजन की भी ड्यूटी क्या है, वो जस्ट लॉ फॉलो करे। अब इसको थोड़ा और गहरे में समझते हैं तो क्या है, सिटीजन क्या करे, अगर कोई अनजस्ट लॉ है तो उसका विरोध करे, यही डेमोक्रेसी में होता है। और इसकी बात कौन कर रहे हैं, गांधी भी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी कर रहे हैं। तो ये बात हुई जस्ट लॉज की। तो लॉफुलनेस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग लीगल। तो लीगल आप कैसे होंगे, आप लॉ को जाने, कौन से लॉज, ये सब, उनको अप्लाई भी करें, उनको समझें, और लॉ को रिस्पेक्ट भी करें। लॉ को रिस्पेक्ट करने का मतलब क्या है, दूसरा अगर कोई वायलेट कर रहा है तो उसे बताएं कि आपने लॉ को वायलेट किया। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एथिकली साउंड पर्सन हैं, एथिकली साउंड मैन हैं। तो ये हुई बात लॉफुलनेस की। अब कुछ देखते हैं राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कोट, फेमस कोट है, कुछ देखते हैं। राइट्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गांधी का मेनली कहना रहता था। गांधी इससे भी एक बात आगे कहते हैं, गांधी कहते हैं पहले तो ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद राइट्स हैं। गांधी कहते हैं अगर सब लोग अपनी ड्यूटी फॉलो कर लें, अपना धर्म फॉलो करते रहें, तो शायद राइट्स की जरूरत ही ना पड़े। जैसे आप भी नॉन वायलेंट हो जाएं, आपके पड़ोसी भी नॉन वायलेंट हो जाएं, पूरा आपका शहर नॉन वायलेंट हो जाए इन थॉट्स एंड एक्शन, और सब लोग अपनी ड्यूटीज को जाने और सही से करें, उन्हें एक्सटर्नल रेगुलेशन की जरूरत ही ना पड़े। तो बताइए क्या किसी के राइट्स ब्रीच होंगे, शायद नहीं। तो अगर राइट्स ब्रीच ही नहीं होंगे तो राइट्स को लिखने की जरूरत ही क्या ही जरूरत पड़ेगी जुडिशरी की, जो राइट्स ब्रीच होने पर आप उसके पास पहुंच पाए।
क्या जरूरत पड़ेगी पुलिस की जो राइट्स इन्फोर्स कराए, या राइट्स जब वायलेट हो तो वहां पर रिएक्ट करे। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी की बात जहां आ जाए तो फिर राइट्स अपने आप आ ही जाते। और क्या है, ड्यूटी इज द सम ऑफ आवर ऑब्लिगेशन टू अदर्स एंड आवर सेल्फ। तो ड्यूटी का मतलब ये नहीं किसी और के लिए कुछ करना, नहीं नहीं नहीं, ड्यूटी का मतलब ये है अपने लिए करना। अपने लिए क्यों? क्योंकि जब आप ड्यूटी कर रहे हैं तो राइट्स भी तो आपको मिल रहे हैं, तो ये राइट्स ऑटोमेटिक आपको मिल जाते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आप ये पढ़ें। गांधी जी बोल रहे हैं द ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी, मीन्स ड्यूटी पहले है और ड्यूटी मिल आप करेंगे तो राइट्स ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। इफ वी ऑल डिस्चार्ज अवर ड्यूटीज, राइट विल नॉट बी फार टू सीक। इफ लिविंग ड्यूटीज अनपरफॉर्म, वी रन आफ्टर राइट्स, दे विल एस्केप अस लाइक ए विल ओ द विस्प। मीन्स अगर हम ड्यूटी के बिना राइट्स की बात करते रहें, मीन्स ड्यूटीज को फॉलो ना करें और राइट्स राइट्स चिल्लाते रहें, तो होगा क्या, ये राइट्स हमें लगेगा कि मिल गए हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। आपको मिलते समझ में आएंगे लेकिन कभी मिल नहीं पाएंगे। तो विल ऑफ द विस्प का मीनिंग क्या है यहाँ पर? मिराज इफेक्ट। आपको लगेगा कि हम राइट्स के बहुत पास हैं, हमें राइट्स मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं, लेकिन फिर वो भाग जाएंगे दूर, क्योंकि आप ड्यूटीज पर फोकस नहीं कर रहे हैं। द मोर वी परस्यू देम द फादर दे फ्लाई। तो बिना ड्यूटीज के राइट्स की तरफ भागना मिराज इफेक्ट जैसा कुछ है। ये कौन बोल रहा है? महात्मा गांधी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, कमिटमेंट टू ट्रुथ। अब देखिए, ट्रस्ट की बात करें तो हमने उसमें 3 प्रिंसिपल्स देखे, एक तो ऑनेस्टी का, एक तो नॉन वायलेंस का, एक तो देखा फिडेलिटी का। तो ये था फेथफुलनेस पर, मीन्स फेथफुलनेस है तभी ट्रस्ट है। ये प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म में आके ये नॉन वायलेंस, अगर वायलेंस है तो ट्रस्ट गायब है। ऑनेस्टी को हमने थोड़ा इन डिटेल पढ़ा। ऑनेस्टी में हमने एक ट्रुथ पर बात की थी, तो अब हम इस ट्रुथ पर दोबारा आएंगे। मीन्स ये जो टॉपिक है कमिटमेंट टू ट्रुथ, इसको हम ट्रस्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनेस्टी और ऑनेस्टी में हमने ट्रुथ को पढ़ा था। अब फिर से हम कमिटमेंट की बात करेंगे, कमिटमेंट टू ट्रुथ क्या होता है इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, कीप लर्निंग।